60 डेज़ का ऑनलाइन कोचिंग होगी। फिर इसके बाद 30 डेज़ के लिए ऑफलाइन क्लासेस रहेंगे, जहाँ पे मॉक एग्ज़ाम्स वगैरह रहेंगे। एक इन्वायरमेंट में उनको रखकर उनको सारी फैसिलिटीज़ के साथ, फूड अकोमोडेशन के साथ उनको प्रिपेयर किया जाएगा। अभी फ़िलहाल ये सिर्फ यूजी के लिए ये हमारा प्रोग्राम है, ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम है। इसमें हमारे एक्सपर्ट्स, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, जो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सारे एक्सपर्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं, वो आप लोगों से डिटेल बात करेंगे। हम चाहते हैं कि ये CUET के ज़रिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में जो एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, हमारे नौजवान प्रिपेयर करके उसका पूरा बेनिफिट लें। जो बहुत अच्छे कोर्सेज होते हैं, अच्छी फैसिलिटीज़ होते हैं, मियारी तालीम होती है वहाँ पे, एक अच्छा माहौल होता है और बहुत ही नेग्लिजिबल फ़ीस के साथ वहाँ पर इंतज़ाम होता है। तो रूरल के बच्चे, गरीब बच्चे जो मेहनत करना चाहते हैं, ख्वाहिश है उनको आगे बढ़ने का है, तो वो थोड़ा सा हिम्मत करें। ये मुमकिन है, ये हो सकता है। आप AMU के स्टूडेंट हो सकते हैं, आप जामिया के स्टूडेंट हो सकते हैं, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट हो सकते हैं। मेहनत करें और इस मैसेज को नौजवानों में, अपने दोस्तों में ज़रूर फैलाएं और हमारे एक्सपर्ट्स को सुने, भरपूर बने। ग्रीटिंग्स, नमस्कार। आप सभी का अभिवादन है शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के प्लेटफॉर्म से। मैं डॉक्टर SM आज़ाद JNU एलुमनस हूँ और यहाँ जो योजना तैयार की गई है वो CUT अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए। यहाँ पे सभी लोग एकत्रित का योगदान बहुत अधिक है और साथ ही साथ में इनको ये देखते क्या हैं, इनका नाम अतीक सर है, ये UPSC के भी ट्रेस्ट अवार्ड्स रहे हैं, तो ये होता है। मेरे दाहिने क्रम में बैठे हुए हैं ये मुख्य रूप से कहा जा सकता है कि सिराज सर हैं, ये पॉलिटिकल साइंस के दिग्गज हैं। उसके साथ में देखते हैं हम लोग, इनका नाम जो है कि अभिलाष सर हैं, जो कि करंट अफेयर्स को डील करेंगे, कुछ रीजनिंग को भी डील करेंगे। उसके साथ में क्या फजल साहब हैं, ये इतिहास के विशेषज्ञ हैं। इन्हें UPSC का प्लस स्टेट सर्विस का काफ़ी लंबा योगदान, इन्होंने PhD भी कर रखा है। साथ ही साथ में इकोनॉमिक्स के हैं, महारथी, देखने में छोटे हैं लेकिन बड़ी महारथी हैं। इनका भी योगदान काफ़ी है और इन्हें जाहिर सर के नाम से जाना जाता है। तो ये सारी के सारी एक टीम बड़े योगदान देगी। मेरा पहला विज़न और मिशन मेरे कदीर साहब का ये है कि भारत में अधिकतर बच्चे मेडिकल और इंजीनियरिंग कोर्स के साथ जाते हैं। इसकी विडंबना ये बनी रही है, हर बच्चे ही डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाहता है, जबकि परंपरा के अनुसार देखा क्या जा रहा है कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा फेलियर भी होते, रिपीटर भी होते। इस क्रम में होता क्या है, एक बच्चा 4 साल, 5 साल, यहाँ तक कि 6 साल तक मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए परेशान होता रहता है, फिर भी उसका करियर, उसकी उद्देश्य का क्लियर नहीं हो पाती, वो करेगा क्या। इस उद्देश्य से CUT प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है, पूरे भारत में कहा जा सकता है पैन इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभार्थी हों और इसमें बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ है। ये सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ सेंट्रलाइज यूनिवर्सिटी और ख़ास करके एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी की विशेषता की बात की गई है। इसमें सारे निर्देशन दिए जाएंगे। साथ ही साथ ये कोर्स करिकुलम या पाठ्य योजना जो तैयार की गई है, 2 महीने का पाठ्यक्रम तैयार किया गया। इसमें क्या है, MCQ भी होगा, लेक्चर भी होगा, साथ ही साथ बच्चे को एजुकेशनल मटेरियल भी दिए जाएंगे और बार बार
in any central universities or any reputed colleges, degree colleges in the state, or not only within the state or in the national wide. Okay, and not only this belongs to particularly art subjects, इसमें साइंस सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व है. इन सम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इवन इंजीनियरिंग सीट्स आल्सो अंडर CUET एग्जामिनेशन है. तो यहाँ पे ये कोर्सेस जो है इनिशियली स्टूडेंट्स ओनली इधर मेडिकल और इंजीनियरिंग बोल के उसी के तरफ फोकस करते हैं. लेकिन आजकल हम ऑब्जर्व करें तो बहुत सारे फील्ड्स है, उसमें बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली सपोर्टिंग फील्ड्स भी है, प्रॉस्पेरिटी भी है उसमें. तो एक्सपेशली रिसेंटली मैं ऑब्जर्व करें तो अमेरिका में अभी प्रेजेंट जो ट्रेंड चल रहा, ज़्यादा फाइनेंस कोर्सेस में मोटिवेट हो रहा स्टूडेंट्स. तो फाइनेंस कोर्सेस अभी फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बोल के समझने वाले लोग हो गया. और इसमें MBA ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोर्स होगा आगे, क्योंकि उसमें जो भी प्रोफेशनल्स रहेगा उनका पेमेंट्स जो है बहुत हाई है. तो ये करोड़ों में है उनका पेमेंट्स. तो अगर आप एक बैंक का इंटरेस्ट है ये कोर्सेस में, तो ज़रूर CUET के नाम आप कंपलसरी सुनना पड़ेगा. और उसमें क्या कोर्सेस होता और कौन सा यूनिवर्सिटीज़ उसमें पार्टिसिपेटिंग है, वो सभी आइडिया लेना बहुत ज़रूरी है. तो उसके अलावा कौन सा सब्जेक्ट्स होता, वो कौन सा सब्जेक्ट का सिलेबस क्या होता, ये सारे चीज़ जानना भी ज़रूरी है. लेकिन एक बहुत बड़ा एडवांटेज जो है, आप जो इंजीनियरिंग एग्ज़ाम या मेडिकल एग्ज़ाम बात करें तो उसमें 11th और 12th दोनों सिलेबस है. लेकिन बहुत सारे बच्चे 12th में कंसंट्रेशन ज़्यादा करते क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम है 12th का, तो 11th का बोर्ड नहीं रहते. इसलिए बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग में मेडिकल में थोड़ा दिक्कत फील करते हैं. लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ 12th का सिलेबस एग्ज़ाम में रहेगा, वो बहुत बड़ा एडवांटेज है. अब कैसा भी बोर्ड के लिए प्रिपेयर करना ही है तो साथ ही साथ वो CUET एग्ज़ाम भी हो जाता. बोर्ड प्रिपरेशन के थोड़ा ज़्यादा एडिशनल, वो एडिशनल अभी हम ऑनलाइन में आपको समझाएंगे क्या 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 होना है, एडिशनल क्या पढ़ना है. थोड़ा लॉजिकल थिंकिंग होना है, थोड़ा प्रॉब्लमैटिक सॉल्विंग स्किल्स होना है, तो वो हम लेकिन चांसेस है इस साल वो चॉइस हटाने का, 40 क्वेश्चन ही आने का चांसेस होगा. तो लेकिन अभी जो आपको नोटिफिकेशन नहीं आया, नोटिफिकेशन आने के बाद वो क्लैरिफाई होगा. ओके, तो लेकिन आपका टाइम स्पैन है 60 मिनट्स रहेगा, क्योंकि प्रॉब्लम्स रहता फिजिक्स में, वो सॉल्व करने के लिए टाइम लगता. तो फिजिक्स में मेनली सेकेंड ईयर में आप इलेक्ट्रिसिटी पार्ट में फोकस करना रहेगा, और थोड़ा ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स एक्सपेशली उसमें ज़्यादा फोकस्ड रहना है. और साथ ही साथ केमिस्ट्री देखे तो केमिस्ट्री पूरा सेकेंड ईयर में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ऑर्गेनिक है. लेकिन ऑर्गेनिक का बेसिक 11th में रहता, लेकिन वो 11th बेसिक भी आप कवर करना रहेगा. ऑर्गेनिक पढ़ना है तो डायरेक्ट सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक पढ़े तो समझ में नहीं आएगा. तो 11th का बेसिक ऑर्गेनिक के साथ 12th ऑर्गेनिक पढ़ना है. और साथ ही साथ आप रिमेनिंग फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक बहुत कम है, तो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करे तो भी चलेगा. फिजिकल बोले तो डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड रहता, तो थोड़ा फिजिकल फोकस करो. इनऑर्गेनिक बोले तो डायरेक्टली यू हैव टू रीड द NCERT बुक फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स. तो ये मेन इम्पॉर्टेंट है केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, एंड फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी पार्ट एंड रे ऑप्टिक्स पार्ट. तो ये पोर्शन में अगर आप परफेक्ट हो गया तो ये 2 सब्जेक्ट्स आप इजीली
कवर कर सकते विथ वेरी गुड रिजल्ट। ओके, तो कंग्रेचुलेशंस फ्रॉम शाहीन, क्योंकि आप लोगों को एक सपोर्ट मिल रहा शाहीन के तरफ से, वो यूज़ करके तो क्लाइम करने के लिए लाइफ में अच्छे अच्छे लेवल पे पहुंचने के लिए आप कोशिश करते बोल के मैं आपको वेलकम कर रहा हूँ शाहीन। मोर देन 250 यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रही है एडमिशन, चाहे साइंस स्ट्रीम के हो या आर्ट्स स्ट्रीम के हो या कॉमर्स स्ट्रीम के हो, सभी स्टूडेंट्स के लिए एग्ज़ाम होता है। और ये एग्ज़ाम 12th सिलेबस, जो 12th का NCERT बुक है, बेस्ड ऑन दैट, ये एक एडवांटेज लग रहा है मुझे, क्योंकि दूसरे अगर एग्ज़ाम्स हम देख रहे हैं तो उसमें 11th और 12th बहुत वास्ट सिलेबस होता है, लेकिन CUET में 12th ओनली 12th सिलेबस है। और अगर मैं एग्ज़ाम पैटर्न की अगर बात करूं तो ये एग्ज़ाम जो है मल्टीपल स्लॉट्स में होता है। इसमें पार्ट 1 होता है एग्ज़ाम में। पार्ट 1 में लैंग्वेज सेलेक्ट करना होता है स्टूडेंट को, कोई एक लैंग्वेज। और CUET तो बहुत सारे लैंग्वेजेस ऑफर कर रही है, रीजनल लैंग्वेजेस हैं, इंडिया के फॉरेन लैंग्वेजेस हैं, कोई एक लैंग्वेज स्टूडेंट सेलेक्ट करना है। फिर पार्ट 2 में डोमेन सब्जेक्ट है, और डोमेन सब्जेक्ट मोर देन 27 अराउंड 29 जो है डोमेन सब्जेक्ट्स हैं। उसमें साइंस भी आएगा, आर्ट्स भी आएगा, कॉमर्स भी आएगा। लेकिन जो स्टूडेंट अपने 11th और 12th में पढ़ रखा है, जैसे अगर मैं साइंस स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ, तो अगर PCMB अगर स्टडी कर रहा है स्टूडेंट, तो वो डोमेन में चारों सब्जेक्ट भी ले सकते हैं PCMB, या 3 डोमेन सब्जेक्ट ले सकते हैं, या 2 डोमेन सब्जेक्ट ले सकते हैं। मिनिमम इज़ 1। वो अकॉर्डिंग टू डिपेंड रहेगा आप कौन से यूनिवर्सिटी के लिए एडमिशन के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, वो डिपेंड करेगा। तो ज़्यादातर स्टूडेंट तो यही करते हैं कि 3 डोमेन सब्जेक्ट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बायोलॉजी बैकग्राउंड के हैं तो PCB
बोर्ड 12th के सिलेबस के लिए हर कोई प्रिपेयर कर रहा है, कोई भी स्ट्रीम का हो, तो बस वही सब्जेक्ट लेके आप एग्ज़ाम लिखना है। एग्ज़ाम का पैटर्न MCQ बेस्ड है और वो MCQs हम जो है यहाँ शाहीन के प्लेटफॉर्म के थ्रू आप सबको बताएंगे। क्लासेस ऑनलाइन एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी गई है और हमेशा जो है शाहीन कम्युनिटी के बारे में सोचता है और शाहीन के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर अब्दुल खदीर सर जो है एक नया जो कोर्स CUET एंट्रेंस टेस्ट के लिए बच्चों को तैयार करने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं यहाँ पे शाहीन। एंड वी वेलकम ऑल ऑफ यू, जो भी आप प्रिपेयर करना चाहते हैं और अपने कैरियर में फ्लाइंग कलर्स के साथ अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उन सब के लिए वेलकम। थैंक यू। सिराज सर हैं, पॉलिटिकल साइंस की फैकल्टी हैं, उसको डील करते हैं। और सिराज ये चीज़ बताइए आप सब। बताएं। हेलो एवरीवन, दिस इज़ सिराजुल हसन। मेरे पास मद्रास यूनिवर्सिटी से PhD है और CUET में वी हैव क्रिएटेड सो मेनी स्टूडेंट्स फॉर गोइंग इनटू सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो पॉलिटिकल साइंस की बात करी जाए तो अरिस्टोटल कहता है कि पॉलिटिकल साइंस इज़ द सुप्रीम साइंस। तो सब साइंसों से सुप्रीम है पॉलिटिकल साइंस और आज उसकी ज़रूरत बहुत है। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ साइंस पढ़ ले, दूसरे साइंस हैं बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री वगैरह पढ़ के आप एक देश में जस्ट ऐसा एज ए सिटीज़न रह सकते हैं। तो हमको चाहिए कि एवरी स्टूडेंट शुड नो व्हाट इज़ अ स्टेट, व्हाट इज़ गवर्नमेंट, कैसा सरकार चलती है, कानून कैसे बनते हैं, ये तो बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए पॉलिटिकल साइंस बहुत ज़रूरी एक सब्जेक्ट है। पॉलिटिकल साइंस पढ़ने से क्या फ़ायदा है? तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ने से आपको UG में अगर पॉलिटिकल साइंस करेंगे तो फर्दर यू कैन गो फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन, UPSC के लिए वगैरह जा सकते हैं। और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं CUET के बारे में, ठीक है। तो CUET जब करेंगे तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप पॉलिटिकल साइंस करना और कहीं पर एक लोकल कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो बेसिकली जब आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की लाइब्रेरी, वहाँ के फैकल्टी, वहाँ के सेमिनार्स, उसके बारे में जब आप सोच के देखेंगे तो डेफिनेटली यू विल थिंक लाइक हाँ, हमको जाके पढ़ना है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ही पढ़ना है। तो शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की तरफ से हम आपके लिए CUET एग्ज़ाम के लिए कोचिंग लेके आ रहे हैं ताकि आपका वो जो ड्रीम है वो पूरा हो सके, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट वाइज अगर हम देखें CUET के लिए तो बहुत कठिन नहीं है। तो आपके लिए NCERT के 12th स्टैंडर्ड के बुक्स पे फोकस करना पड़ेगा। आपके पास 2 बुक्स हैं, एक है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस और दूसरा है कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो एक देश के बारे में पढ़ेंगे इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, और दूसरा हम देखेंगे कि इंटरनेशनल में पॉलिटिक्स कैसा चलती है। तो ये दोनों बुक्स को हम तरो करेंगे और हमारी कोचिंग क्लासेस में इसे हम आपको तरो कराएंगे इंशाल्लाह। तो इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। सिर्फ ये 2 चीज़ों के ऊपर फोकस करना है आपको। तो अगर हम हाँ, एक ख़ास चीज़ ये है कि आंकड़ा ऐसा है, स्टैटिस्टिक ये कहता क्या है, हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा कोई पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है वो राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस है। उस दृष्टिकोण से CUET के लिए आप क्या सजेशन देंगे बच्चों? जी, तो आप CUET सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जैसा कि सर ने बोला पॉलिटिकल साइंस ज़्यादा पढ़ा जाता है और पढ़ने से बहुत फ़ायदा है। पोस्ट ग्रेजुएशन देन रिसर्च बहुत कुछ जा सकता है जो आपके ख्याल में नहीं है। ऐसी चीज़ें भी जब आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ते हैं तो आपका जो विजन है और बढ़ता है, क्या नेक्स्ट क्या कर सकेंगे हम। तो आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुलते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाके पॉलिटिकल साइंस करने से। आजकल एक नया करियर हो गया है, हर बच्चा चाहता है कि पॉलिटिक्स में जाए, तो उनके लिए पॉलिटिकल साइंस एक बहुत अच्छा माध्यम होगा। इसमें क्या राय है आप? हाँ, बेशक ज़रूर है सर कि हम जानते हैं कि आज का पॉलिटिक्स कैसा है, लेकिन आज स्टूडेंट्स चाहते हैं, यंगस्टर्स चाहते हैं कि पॉलिटिक्स में जाएं। तो जाना है तो बेसिकली थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स तो सीख लो। तो देयर इज़ अ डिफरेंस डेफिनेटली बिटवीन एन एजुकेटेड पॉलिटिशियन और जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं है। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो इसलिए पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट पढ़ के जाना बहुत ज़रूरी होगा। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर आप जाएंगे
तो बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, आप भी जान सकते हैं, जिन्होंने अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा, फर्दर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में जाके पोस्ट ग्रेजुएशन किया, वापस आके पॉलिटिक्स में आते हैं, तो उन लोगों का जो रेपुटेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। वो नो ब्लॉक लेवल एमएलए जैसे नहीं रहते, स्टेट लेवल। एग्जाम्पल के लिए देखिए, मेरा जो फॉरेन मिनिस्टर है, मेरी जो फिनांस मिनिस्टर है, वो सब के सब पॉलिटिकल साइंस से ही। डेफिनेटली सर, ऐसा है। अगर हम राहुल गांधी को देख लें और बहुत सारे फैकल्टी ये देख सकते हैं, हम थिंकर्स हैं जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ के आए हैं, तो ये बेशक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पॉलिटिक्स पढ़ के आए, नॉट जस्ट फॉर पॉलिटिक्स। अगर चंद स्टूडेंट्स को हो सकता है कि पॉलिटिक्स में जाना क्यों है, पॉलिटिक्स ऐसा नहीं जाना है, तो भी आप अकेडमिकली आप देख सकते हैं कि उसमें भी फर्दर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करके इसमें जा सकते हैं, रिसर्च तक जा सकते हैं, और यूपीएससी का रास्ता भी आपके लिए ओपन होगा। एक चीज़ मैं यहाँ पर बोलना, पॉलिटिकल साइंस सर, ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि यूपीएससी अगर आप करना है तो उसमें बहुत बड़ा इंडियन पॉलिटी एक सब्जेक्ट होता है, तो उसके लिए भी उसका सब्जेक्ट अगर हम देखेंगे तो पॉलिटिकल साइंस आप यूजी में करते हैं तो आपके लिए आसानी हो जाती है पॉलिटी करने के लिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी ख्याल रहता है कि यूजी करते करते मुझे यूपीएससी की तैयारी भी करना है वगैरह, तो उसके लिए भी पॉलिटिकल साइंस आप पढ़ने से आपका बर्डन कम हो जाएगा, क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस से पॉलिटी वगैरह उसमें पढ़ लेते हैं, सरकार कैसी चलती है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, आप पार्लियामेंट के बारे में पढ़ते हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। अब मैं बात करूँगा आपके पास के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। जैसा कि नदीम सर ने और सतीश सर ने बताया बायोलॉजी और फिजिक्स के बारे में, सेम टाइप है कि हमारे पास 50 क्वेश्चंस हैं, उसमें 40 आपको लिखना है। अगर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस अगर हम देखें तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, मैचिंग द फैक्ट्स होता है, और एनालिटिकल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, और कॉम्प्रिहेंशन भी होता है। आपने स्कूल्स में करा होगा, पैराग्राफ देके उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस में भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, और आप घबराए ना, बिकॉज हम आपको टीच करेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसा हैंडल कर सकते हैं हमारे कोचिंग क्लास में। तो ये 4 तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट फुली फ्रॉम दी PU2, ये सॉरी जो सेकेंड ईयर का है NCERT 12th स्टैंडर्ड के, वो जो 2 बुक्स हैं पॉलिटिकल साइंस के, उसमें से आते हैं। ये किताब है पॉलिटिक्स सिंस इंडिपेंडेंस, इंडियन पॉलिटिक्स, और दूसरा है कंटेम्पररी पॉलिटिक्स। ठीक है, ये 2 किताबों से ही आने वाले हैं, तो हम आपको ये कैसे क्वेश्चंस को हैंडल करना है ये भी हम आपको कोचिंग कराएंगे और मॉक टेस्ट भी देंगे। तो फजल साहब, फजल मलिक सर, ये हिस्ट्री की फैकल्टी हैं और काफ़ी लंबे अरसे से इनका तजुर्बा रहा है, इसके बारे में आपकी व्याख्या
और CUET के लिए मैं यहाँ पे मैथमेटिकल, जिसे हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहते हैं, लॉजिकल रीजनिंग और जनरल मेंटल एबिलिटी, जो हमारे जनरल टेस्ट सेक्शन 3 का जो है पार्ट है, उससे डील करूँगा। तो यहाँ पे मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि भाई CUET में डिग्री कोर्सेज के लिए मैथ और लॉजिकल रीजनिंग वगैरह को क्यों इंडक्ट किया। NTA ने कुछ सोच कर ही इंडक्ट किया होगा। तो इंडक्ट करने का एक मेन मकसद इनका ये है कि जो हमारे एस्पायरेंट आ रहे हैं, हमारे जो स्टूडेंट आ रहे हैं, उनकी स्किल को चेक किया जाए डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग को लेकर। साथ ही साथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड चेक किया जाए कि बच्चों में वो एप्टीट्यूड है या नहीं है, और इसके साथ एनालिटिकल एबिलिटीज़ को चेक किया जाए। इन एबिलिटीज़ का क्या यूज़ होता है? इन एबिलिटीज़ का यूज़ आपको जो है आने वाले वेरियस कोर्सेज में जब वो इंडक्ट होंगे, डिसिप्लिनरी इक्विलिब्रियम प्रोवाइड करने के लिए, कि UG में जैसे हम जितने भी कोर्सेज करेंगे, साइंस से रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड और आपके आर्ट्स से रिलेटेड, इकोनॉमिक, सोशल साइंसेज और डेटा साइंस वगैरह, इन सारे सब्जेक्ट में आपको एनालिटिकल एबिलिटी चाहिए, एनालिटिकल स्किल चाहिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड चाहिए, तभी जाकर आप अच्छे तरीके से इन डेप्थ वे में क्वालिटी बेसिस पे इन सारे सब्जेक्ट से ऐसा डील क्यों नहीं करते कहा जाए कि टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़रूरी है? इस सारी तैयारी के लिए सबसे विषय वस्तु जो प्रकांड है वो टाइम मैनेजमेंट है। अगर बच्चा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जानता है, न्यूमरेसी जानता है, अरिथमेटिक जानता है, तो टाइम मैनेजमेंट कर लेगा। ईयर, मंथ, आवर, सेकंड सब कुछ जान लेगा। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करेगा एग्जामिनेशन हॉल में। जी सर, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से एग्री करता हूँ कि यहाँ पे जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, नेचुरल टिल्टेशन पैदा करना है बच्चों का प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, जैसे मैंने पहले ही बताया था। और प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम लोग नो डाउट टाइम मैनेजमेंट के बगैर हम किसी भी इशू को, किसी भी प्रॉब्लम को सही तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते। और टाइम मैनेजमेंट सिर्फ आपके एकेडमिक के लिए नहीं, बल्कि आपकी डे टू डे लाइफ में भी बहुत हेल्प करेगा। जैसे हम लोग देखते हैं जितने भी वर्ल्ड में सक्सेसफुल पीपल है, हम हिस्ट्री को उठाकर देख ले, या फिर मॉडर्न दौर में हम बड़े बड़े बिजनेसमैन देख रहे हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियन देख रहे हैं, इवन इंक्लूडिंग आर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, या बिजनेसमैन जो एलोन मस्क वगैरह का एग्जांपल हम ले ले। ये लोगों के पास टाइम मैनेजमेंट की जो स्किल है, वही इन लोगों को अपने जो सक्सेस का लेवल है वहाँ तक एपिटोम पे पहुँचाई हुई है। तो नो डाउट टाइम मैनेजमेंट में आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बहुत हेल्प करेगा। और मैं अपनी बात कंटिन्यू करना चाहूँगा कि हम लोग जैसे कह रहे थे कि वेरियस इंटरडिसिप्लिनरी जो है, यहाँ पे आपको किस तरीके से हेल्प करेगा कि आपका जो लॉजिकल रीजनिंग वगैरह है, आजकल हम देख रहे हैं एक फील्ड चल रही है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, IT सेक्टर में। तो यहाँ पे जब तक आपका LR क्लियर ना हो, लॉजिकल रीजनिंग क्लियर ना हो और आपको सब्जेक्ट पे कमांड ना हो, तब तक आप अच्छी तरीके से प्रोग्रामिंग को नहीं कर पाएंगे। जैसे कि हमारी किसी फैकल्टी ने पहले कहा था यहाँ पे कि आप वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो हम लोगों को पता है कि जिस तरीके से मैथमेटिक्स है, जिसे हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहते हैं, लॉजिकल रीजनिंग है और जनरल मेंटल एबिलिटी है, UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वेरियस स्टेट PCS, वेरियस बैंकिंग एग्जामिनेशन, या आप एकेडमिक में करना चाहते हो UGC नेट या फिर CSIR नेट, JRF, कोई भी एग्ज़ाम दो, वहाँ पे आपको ये सब्जेक्ट साथ देगा। वहाँ पे आपके लिए एक पेपर होगा जिसके अंदर ये सारे सब्जेक्ट से डील करना पड़ेगा। तो अगर कोई स्टूडेंट या कोई कैंडिडेट आफ्टर 11th ही इसका प्रिपरेशन करता है, तो नो डाउट आने वाले दिनों में उसको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा मिलने वाला है। सेकंड चीज़ मुझे जो यहाँ पर लगती है, ये एज ए स्क्रीनिंग टेस्ट है कि आपको जिन बच्चों में कैलिबर है, जिनके अंदर एबिलिटी है, जिनके अंदर कैपेसिटी है, वो आसानी से इस टेस्ट को क्लियर कर देंगे, और जिनके पास नहीं है वो सीख कर आएंगे, ताकि आने वाले दौर में नो डाउट हम लोग जानते हैं कि ये जो हमारा टाइम पीरियड है, ये हाईली कॉम्पिटिटिव टाइम पीरियड है। तो उस कॉम्पिटिशन में ये खुद को सर्वाइव कर पाए, खुद की जो है तो कैपेसिटी को प्रूव कर पाए। हम थोड़ा सा टॉपिक की तरफ देखेंगे कि हमें डील किन किन सब्जेक्ट से करना है। जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अगर हम लोग देखेंगे तो परसेंटेज है, बेसिक कुछ टॉपिक का मैं नाम बताऊंगा यहाँ पे, रेशो प्रोपोर्शन है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है, ज्योमेट्री का कुछ पोर्शन है लाइक ट्रिग्नोमेट्री है, मेंसुरेशन है। ये सारे की सारी चीज़ें हम कहीं ना कहीं हाई स्कूल पे पढ़ चुके हैं। तो थोड़ा सा उसको ब्रश अप करके आप लोगों को मैं यहाँ पे कोऑपरेट करूँगा, हेल्प करूँगा, ताकि आप इस एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर कर पाएँ। और रहा जनरल मेंटल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग का,
तो हमारी एक्सपर्ट टीम ने यहाँ पे शाइन में इसका मटेरियल तैयार किया हुआ है, जिसको हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे और जिसको यूटिलाइज करके आप आसानी के साथ इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। ओवर टू अभिलाष सर, इनके बारे में परिचय, ये ब्रीफ परिचय देंगे अपना। ये मेनली करंट अफेयर्स देखेंगे और करंट अफेयर्स से जुड़े हुए जनरल स्टडीज के कुछ क्वेश्चन होंगे, उसको भी ये देखेंगे। Yes, good morning everyone. Myself Abhilash. As sir told, I am dealing with the current affairs, also the general knowledge part, which is a sub part of the section 3 of the CUT exam. Here we all being presented their respective subjects and all. When it comes to my area, I am dealing with the section 3. Mr. Atik sir, one of my friend, and me, both of us dealing with this part. In this section, we also have the other 3 subsections, the quant, reasoning, and general knowledge, as well as current affairs. So here general knowledge is mainly about knowing the things about your surroundings. We have gone through the UPSC syllabus as well. We also have gone through the syllabus of CLAT, so many other competitive exams. But the nature of CUT exam is quite different in all the perspective. For example, when it comes to UPSC and all other competitive exams, it has been clearly mentioned the general studies, whereas here it is purely mentioned as a GK, general knowledge. So there is a lot of difference between these two terminologies. Whereas I have also discussed with our director and mentor Azad sir, ki general knowledge and current affairs, whereas general studies is nowhere mentioned here. General studies is completely a different perspective. It has its own area. The general knowledge is all about your static things, the static knowledge. They just want to know कि arts student should know some of the knowledge about the science fields, whereas the science student should know some of the basic knowledge about the arts background, and similar is with the commerce background also. When it comes to the nature of the exam, every university no doubt expect a good student, the student who is filled with the knowledge, the overall knowledge, overall development. Obviously they'll be looking for the student, that kind of student, for the overall development of their university as well. So that is the reason why the GK, the current affairs, has been asking in every competitive exams. Then when it comes to the weightage of the exam, the nature of the question paper and the weightage, what kind of questions and how many questions are being asked every year. Since last 3 years, which I have researched about the question papers and all, in 2023, it was the major part, like the current affairs was the major part of the question paper. Out of 60, more than 30 questions were from the current affairs. And the exam pattern in the syllabus, it is nowhere mentioned what exact questions they are coming from this area. They have just mentioned current affairs and general knowledge, but they have not mentioned the particularity, the nature, what kind of question and what can be the gray area and what can be the main area where they can pick the questions exactly from. Since 3 years, major diversity has been seen in the question paper. Last year, the art and culture has dominated the question paper. And before last year, the questions on geography were more. It was 38% geography questions were there, which is quite surprising for me. And in the year 2024, May 15, the exam has been conducted on May 15. The question paper, 62% of the questions were filled with the quant and reasoning. So here, we can't predict what exactly the question paper is all about, what exact questions they are going to ask. So here it is this exam, in my point of view, it is somewhat different than the UPSC. It is somewhat definitely different than the CLAT. It is somewhat more different than your state respective civil service exams. But definitely it will gonna help
all other competitive exams. Could you let you explain the guys what exactly is of general knowledge you should have to study? Simple way. Yes. Very precisely. Yes, yes. When it comes to general knowledge is all about knowing the things in general. That is conventional. Yes, that is conventional, obviously. For example, who discovered television? Who discovered telephone? Who discovered tire? Who discovered cybercrime, cyber security? These are the terms Definitely. going to be asked today. Definitely. That is what. Static knowledge is more important here. See, dynamic knowledge, we are reading the newspaper, we are reading the magazines. That is different. That is for the other exams. And as I told especially you. the personality, like President, Chief Election Commissioner, Yes, Chief yes, sir. Justice of India, OBT is also there. Definitely, sir. Foreign visitors are also there. This is the part of the system as you know it. Yes, yes, yes. Even the authors of the books, the awards, the recent events, the Independence Day, Republic Day, the visitors, the chief guests, all these factual things are can be seen in this question paper. So based on these questions, based on these 3 years question paper, so what I have concluded about this exam is, this exam is purely focusing main on the static part of the general knowledge. That is what they have clearly omitted it, general knowledge, not as a general studies. इनका नाम जाहिद सर है, ये फैकल्टी हैं इकोनॉमिक्स के अलावा इकोनोमेट्रिक्स पार्ट भी लेंगे ये, और मुख्य रूप से देखा जाए तो समसामयिक घटनाओं के ऊपर भी ये ध्यान देंगे. ओवर टू जाहिद सर. He is a versatile of economics and he deals with various dynamics of economic development and the other process also. Please go on. Thank you, sir. Myself, Mohammed Zahid, and I will be teaching you economics for your upcoming CUT exam. First of all, I would like to tell you what is economics is. Economics is not just a subject. It is a life science. Economics, it's not only production, consumption and distribution. Economics is all about management. Management what? Resources. Whether it is a time, whether it is other money, whether it is a fund, anything, economic just means